नमस्ते, मैं अभिषेक हूँ। ये स्कूल ऑफ कॉमन्स की खास पेशकश एक्स्ट्रा क्लास है और एक्स्ट्रा क्लास में आज के हमारे मेहमान हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जियोफिजिक्स के प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव। आपने वो गाना सुना होगा, पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम चार। क्या भारत में बस यही मौसम होते हैं? मौसम कैसे बनता और बिगड़ता है? मॉनसून हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? एक ही शहर में एक ही टाइम पर कहीं बारिश हो रही होती है तो कहीं पर सूखा क्यों दिखता है? पहाड़ों पर मौसम तेजी से क्यों बदलता है? और मौसम की भविष्यवाणी कैसे होती है? गिनती के मौसम हैं और सवाल अनगिनत थे। इन सवालों को लेकर हम मिले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोफिजिक्स के अध्यापक मनोज कुमार श्रीवास्तव से। प्रोफेसर श्रीवास्तव की गिनती मौसम विज्ञान के सबसे अनुभवी शिक्षकों में होती है। उनसे मिलकर हमें अपनी जिज्ञासाओं का उत्तर तो मिला ही, साथ प्रकृति को देखने का नया नजरिया भी मिला। हमें उम्मीद है कि आपको भी कई काम की जानकारी मिलेगी, इसलिए तैयार हो जाइए। प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के साथ मौसम की एक्स्ट्रा क्लास शुरू हो रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आज मौसम और मानसून पे बात करेंगे। और कुछ भी होता है, जैसे अगर मुझे बाहर भी जाना है तो देखते हैं कि मौसम कैसा है, कोई प्रोग्राम करना है तो मौसम कैसा है। और ये बॉलीवुड फिल्मों में भी आया है कई बार कि एक बरस के मौसम चार, पतझड़ सावन बसंत बहार। तो यही चार मौसम होते हैं या सर विज्ञान की भाषा में जो मौसम है वो कुछ अलग है? अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो मौसम सिर्फ सूरज और पृथ्वी के संबंध के ऊपर निर्धारित है। जिस तरफ सूरज ज्यादा रहेगा उधर गर्मी रहेगी, जिधर सूरज कम रहेगा उधर ठंडा रहेगी। तो दिन रात भी उसी तरीके से होते हैं। रात में ठंडक हो जाती है क्योंकि वहाँ सूरज उस समय हमारे लिए एक्टिव नहीं होता। ऐसे में पूरी दुनिया में तो सिर्फ मुख्य रूप से दो ही सीजन है, एक जाड़ा और एक गर्मी। अच्छा। लेकिन भारत जैसे एक जो रीजन है इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इसमें ट्रांजिशन सीजन भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए जो भारतीय मौसम विज्ञान है, जो कॉन्सेप्ट है पुराना ऋषि मुनियों का, उसमें भारत ने 4 की जगह 2 की जगह पे 6 बनाए हैं। 6 तो खैर एक्टिव नहीं है, इसको नहीं कह सकते, लेकिन 4 भारत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो इन दोनों जाड़े और गर्मी के बीच का ट्रांजिशन सीजन है। इसके अलावा एक जो सीजन यहाँ का विशेष और है वो है मानसून, जो कि पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में पानी की उपलब्धता कराता है मुख्य रूप से। तो इसलिए भारत में हम 2 की जगह 4 सीजन बोल सकते हैं। और वो चारों सीजन भारत के लिए अलग अलग समय में होने वाले मौसम के परिवर्तन के कारण होते हैं। मतलब जो बड़े मौसम बदलते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी में जो बदलाव आते हैं, उसके बीच का जो बसंत का, जब ना ज्यादा ठंड लगती है ना ज्यादा गर्मी लगती है। जी एकदम, जैसे कि फरवरी मार्च का सीजन या उधर अक्टूबर नवंबर का। लेकिन मौसम जो है वो अकेले काम नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे तापमान है, हवा है, नमी है, प्रेसिपिटेशन है। ये चीजें बताइए सर, मौसम किन चीजों से मिलकर बना है? देखिए, मौसम सही बात है, ये एक साधारण सा भाषा में तो मौसम है वो, लेकिन ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आपने बोली हैं, पर्टिकुलरली जो हवा है, नमी की स्थिति है और रेनफॉल है, जो बरसात है, इन तीनों के मिश्रण से ही ये सारी चीज़ें डिफाइंड है। जैसे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो समर सीजन है, टेम्परेचर कम है तो विंटर सीजन है, और बरसात ज़्यादा है तो मानसून सीजन है अपने नॉर्दर्न इंडिया में। और साउदर्न इंडिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर कि जो उनका बरसात है वो दूसरे सीजन में होता है। अच्छा। तो चीज़ें तो इतनी हैं, इसको मतलब वेदर एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोग। तो वेदर एलिमेंट इसी तरीके के हैं जो कि डिफाइन करते हैं वेदर के किसी भी पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करने के, उसी से सीजन डिफाइन करते हैं। मौसम के साथ एक और चीज का बार बार जिक्र आता है, क्लाइमेट। और कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों चीज एक ही है क्या? दोनों में अंतर है, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा खासा अंतर है। क्लाइमेट एक जलवायु है, यानी कि इस जगह पर आज गर्मी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गर्म है। एक एवरेज टेम्परेचर का जो गर्मी है वो पिछले 20-30 साल का, जो लॉन्ग टर्म में, जो लॉन्ग टर्म की बात है। वैसे अगर विश्व मौसम विज्ञान के तरह से देखें तो
30 साल के एवरेज को मानते हैं। तो 30 साल के एवरेज का जो वेदर है, मौसम, उसे हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। और इसके ऊपर बहुत काम हुए हैं, क्लाइमेट के ऊपर बहुत काम हुआ, क्योंकि मुख्य रूप से क्लाइमेट ही आपके कृषि या रहन सहन की परिभाषा को चेंज करता है। उसके आधार पर पॉलिसीज बनती हैं सरकारों की। हाँ, एग्जैक्टली। जब कृषि, चूंकि हमारे यहाँ विशेष रूप से हम देखेंगे तो कृषि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का। तो जब कृषि हमारी जिस तरीके से डिफाइन होती है, यही नहीं कहीं की भी कृषि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। तो कृषि को जिस तरीके से डिफाइन होना है, वहाँ क्या उगेगा और कैसा अच्छा उगेगा, ये क्लाइमेट डिफाइन करता है, ये वेदर नहीं डिफाइन करता। मतलब क्लाइमेट चेंज की जो बात होती है वो 1 साल 2 साल का मौसम नहीं है, ये कई वर्षों में बदल कर बना है। वो जलवायु परिवर्तन है जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है अलग अलग फेनोमेना में। मौसम और जलवायु का फंडा क्लियर हो गया। अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं, मॉनसून। और इस बार मॉनसून जो है आमतौर पर केरल में जो सबसे पहले दस्तक देता है वो 1 जून या 31 मई को आता था। इस बार 1 हफ्ते पहले आ गया। 16 वर्षों में ये पहली बार हुआ कि मॉनसून 1 हफ्ते पहले आया। लेकिन बारिश तो, सर मानसून में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बारिश होती है ज़्यादा या कम, लेकिन बारिश तो और भी महीनों में होती है। इसको मॉनसून उससे अलग कितना है, कैसे अलग है? देखिए, बारिश हर महीने में होती है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट, थोड़ा सा इसमें गलती हम कह सकते हैं, और एक तरीके से सही भी कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश तो संभावना कहीं भी बनती है। लेकिन मानसून विशेष रूप से भारत के नॉर्दर्न इंडिया या रेस्ट ऑफ द इंडिया, जो एक सदर्न इंडिया का तमिलनाडु का अगर हम छोड़ दें, तो उसके अलावा जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा 80% के लगभग पानी मानसून में बरसता है। इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीजन है पूरे भारत के लिए, क्योंकि इसी से उनकी कृषि डिफाइन होती है। फिर से कृषि को डिफाइन करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पानी, और वो मानसून हमको 70-80% के लगभग पानी सिर्फ 4 महीने में ही मिलता है। इसलिए ये हमारे लिए एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है। और रही बात दूसरी की, ये 1 हफ्ता पहले आ गया। 1 हफ्ता पहले आने के पीछे पे भी एक एवरेजिंग है, नेचर है ना, नेचर में हम डेट तो नहीं फिक्स कर सकते। तो 1 जून जो डेट थी केरला में आने की, वो एक लंबे समय का एवरेज है। कभी 4 दिन पहले आया, कभी 4 दिन बाद आया, कभी 1 हफ्ता पहले आया, कभी 1 हफ्ते बाद आया। तो उसका एवरेज लेंगे तो लगभग 1 जून का तारीख मिलता है। उसी से अब चूंकि एवरेज मिल गया है, इसको हम लोग नॉर्मल डेट बोल सकते हैं। नॉर्मल डेट से अगर कुछ दिन पहले आ गया तो उसे बोलते हैं पहले आ गया, बाद में आता है तो इस हफ्ते, इस 16 साल में अभी आपने बोला कि 1 हफ्ते पहले आ गया, ऐसा पिछले ही 16 साल में कुछ दिन ऐसे भी हैं जिस दिन 5 दिन 6 दिन बाद आया। तो एवरेज डेट है 1 तारीख। और उसके बाद फिर मानसून की गति क्या होती है, केरला में आया, केरला से आगे बढ़ा तो जब ये इधर से आता है, अरेबियन सी की तरफ से आता है, तो अरेबियन सी की तरफ से जब केरला पे आया तो केरला के आगे ये पूरे का पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, या इंडियन का जो सदर्न पार्ट है उसको क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल में चले गए। तो बे ऑफ बंगाल में यही मैं मैप पे समझना चाहूंगा। मानसून की यहाँ से कहीं से इस तरीके से हवाएं आती हैं, ये आती है, फिर यहाँ आने के बाद इस तरीके से ये घूमती है, और फिर ये नॉर्दर्न इंडिया में इस तरफ आती है, यानी कि पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इंडिया ये पूरा इस तरफ से इंडिया रहता है। इधर की जो हवाएं हैं ये भी आती है। तो इस जगह पे अगर हम दिल्ली के आसपास का रीजन देखें तो यहाँ पे दोनों हवाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस जगह पे मुख्य रूप से बे ऑफ बंगाल की तरफ से हवा आती है। ये जो रास्ता है ये वाला, ये पूरा मानसून का पाथवे है। यहाँ पर 1 जून का एवरेज, इसके बाद ये क्रॉस करके इसमें आया तो बे ऑफ बंगाल में आ गया। बे ऑफ बंगाल से निकल करके फिर जब ये ऐसे टर्न लिया तो हिमालय से टर्न हो करके यूं टर्न ले करके और फिर हिमालय के साथ यहाँ तक बैठा गया, जब तक इसमें मॉइस्चर है। यूजुअली ये यहाँ तक जाता है। ऐसा जैसे यहाँ पे अगर हम अभी बनारस में हैं जी, तो ये मानसून यहाँ बे ऑफ बंगाल में जाएगा, फिर रिटर्न होके आएगा, तब यहाँ बारिश। जी हाँ, यहाँ से एक टर्न लेता है। और ये कब तक इसमें मॉइस्चर रहता है एवरेज?
डिपेंड करता है कि उसमें कितना मॉइस्चर उसने इनिशिएट किया है और बीच बीच में जो डिप्रेशंस बनते रहते हैं इसमें वो किस तरीके से एक्टिवेट हो रहे हैं या किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इसी से हम ये बता पाते हैं कि ये कितनी दूर तक अंदर जाता है और कितनी दूर तक ये पानी बरसाएगा। इस जगह पे जिससे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे इस तरफ से डायरेक्ट भी पानी आ जाता है, तो दोनों तरफ से आता है पानी। हम अगर बनारस को देखें तो मुख्य रूप से उसमें इसी तरफ से आता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इसी तरफ से आता है, लेकिन वेस्टर्न इंडिया में दोनों तरफ से आता है। अच्छा, तो इस तरफ ज्यादा तट पे बारिश होगी। तट पे तो हवा जबकि मॉइस्ट हवा इधर से ही आ रही है तो ये पूरे के पूरे तट पे बारिश होती रहती है। इस साइड की बारिश की जो है कंडीशन डिफरेंट है, इसीलिए जब इधर से आता है तो ये तमिलनाडु का पार्ट है, यहाँ पर बारिश बरसात के मौसम में कम होती है और जब ये लौटता है अच्छा तो ये लौटता है इस तरीके से, तो इस समय यहाँ पर पानी बरसता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं जो। हाँ, मैं आपको वही बता रहा था कि ये इसको हम लोग बोलते हैं ये ऑनसेट। जब यहाँ पे आया ये ऑनसेट, इसके बाद ये एडवांस किया, तो यहाँ से ये एडवांस करके आगे बढ़ा, यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से विड्रॉल शुरू होता है इसका। तो विड्रॉल भी सेम पाथवे से ऐसे करके रिटर्न करता है और इसी बीच में एक और एक्टिविटी, ये तो एक्टिव वो है और इसके अलावा एक और इसमें स्थिति आती है ब्रेक की। ब्रेक का मतलब ये है कि ये पूरे की पूरी जो मॉइस्ट हवा है वो हिमालय के तलहटी में है, यानी कि सारी जो एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है पानी की, बाकी पूरा देश उस समय सूखा रहता है। ये बीच बीच में 5-6-7 दिन के लिए, अच्छा, हर सीजन में कुछ दिन के बाद ये ब्रेक आता है। हाँ जी, मानसून कभी बहुत अच्छी बारिश होती है, कभी होता है कि उम्मीद से कम बारिश हुई, उसके रीजंस क्या होते हैं, किन वजहों से बारिश? ये मानसून की जो बरसात है वो विश्व के कई क्षेत्र से निर्धारित होती है। उसमें एक क्षेत्र है, ये अफ्रीका है, यहाँ इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की जो समुद्र की टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर, इससे डिफाइन होता है कि यहाँ पर पानी किस तरीके से पड़े। इसी तरीके से भारत जो मौसम का भविष्यवाणी करते हैं, लॉन्ग टर्म भविष्यवाणी करते हैं, वो भारत जो IMD करती है, भारत मौसम विज्ञान विभाग करती है, वो 8 विशेष पैरामीटर्स को लेकर करती है। सभी का भी एक अनुपातिक सहयोग लेकर के एक अंदाज लगाया जाता है कि नहीं इस बार मानसून की अच्छी बरसात होने की संभावना है या इस बार कम होने की संभावना है। ये कंडीशन है, इसमें कई कंडीशंस एक साथ मिलती हैं, इसलिए उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अब ये समझ के रखिए कि अभी आज की तारीख में 8 पैरामीटर्स को लेकर के, जो कि ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, जिसमें एक ये है, एक है कि यूरोप के ऊपर स्नो कवर कैसा है, हिमालय की क्या स्थिति है, ये सारी चीजें मिला करके रखिए। तो वो दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसका असर पड़ रहा है। अब कह सकते हैं दुनिया में, ठीक है, हमने उसको पिछले 100-150 साल की रिसर्च से अभी तक ये पाया है कि 8 मुख्य रीजन है जहाँ से कि भारत का मानसून इफेक्टिव होता है। और वैसे भी मानसून अपने आप में बरसात से डिफाइन नहीं होता। अच्छा, मानसून डिफाइन होता है हवा के बदलाव से। अब इसी में फिर से चलते हैं। अभी हमने क्या कहा कि जून महीने में इधर से हवा आती है और फिर हमने बोला कि विड्रॉल के समय में इधर से हवा जाती है। ये एक लगभग 180 डिग्री का टर्न है। तो ये पूरे दुनिया में ऐसा कहीं पर भी हो जहां से एक साल के बीच में हवाएं लगभग अपोजिट 120 डिग्री कम से कम बदल जाए, उस जगह पे मानसून नाम दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इसी चीज का एडवांटेज है कि ये दोनों साइड में समुद्र है, तो यहाँ से जब भी हवा आती है तो मॉइस्ट होती है, जो नमी लिए होती है, ठीक ठाक नमी होती है, तो वही आकर के कंडेंस होकर के पानी बरसा देती है। कई जगह पे ऐसी हैं जहाँ पर कि ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, तो वहां पर बारिश नहीं होती लेकिन हवा फिर भी बदलती है, उसे भी मानसून कहता है। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग। अब तो मानसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है, बारिश एकदम नहीं है, मानसून के डेफिनेशन में बारिश नहीं है। मतलब ये एक भ्रांति तो कह सकते हैं, लेकिन भारत के लिए वो सच भी है। लेकिन पूरी दुनिया में डेफिनेशन जो मानसून की है वो जो विंड की डायरेक्शन है उससे डिफाइन होती है।
मॉनसून के बारे में हमने समझा और कहते हैं कि भारत में जो कृषि है उसकी जीवन रेखा है मॉनसून। एकदम सही। और सिर्फ कृषि की बात नहीं है, इस पे इकोनॉमी भी है, कल्चर भी है, बहुत सारे पर्व त्योहार इस पे डिपेंडेंट होते हैं। एकदम सही। आप अगर मॉनसून को डिफाइन करना चाहें इसके बृहत रूप में। मानसून भारत के लिए तो मानसून सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत पहले से कहा जाता है, आज से जब से लोग जो सभ्यताएं डेवलप हुई हैं उस समय से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। एग्रेरियन इकोनॉमिक्स ही यहाँ की सबसे बड़ी पॉलिसी है, यानी कि देश के पॉलिसी डिसीजन में किस तरीके का खरीफ या रबी की फसल होगी इसका अनुमान अगर हम समय पर लगा लें तो हम अपनी पॉलिसी को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो सकता है, या हमारे जो रिजर्व है, ये ग्रेन रिजर्व जिसको अन्न का रिजर्व बोलते हैं हम लोग, वो किस तरीके से डिफाइन होगा। यानी कि हम पूरी की पूरी देश की इकोनॉमिक्स मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पे डिफाइन करते हैं, और वो एग्रीकल्चर हमारे मानसून के कारण पूरे देश में एग्रीकल्चर को बढ़ाने या कम करने का काम करती है। सूखा पड़ जाता है तो हमारी इकोनॉमी खराब होने लगती है। तो ये और चूंकि ये बरसात से रिलेटेड है, और बरसात एक निश्चित रूप से समाज के लिए बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि ठीक बहुत अच्छी खासी गर्मी के बाद बरसात आती है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें ढेर सारे कल्चर उससे रिलेट करते हैं, जैसे आपने एक गाना बताया था उसी तरीके से ढेर सारे गाने हैं, लोकोक्तियाँ हैं, लोक संगीत है, सब कुछ उसके ऊपर डिफाइन कर हुआ है। अच्छा है, बहुत अच्छा है भारत के लिए मानसून। और मानसून जब भी आता है तो दो कंडीशंस का अनुमान लगाया जाता है कि एक तो ये कि उम्मीद से ज़्यादा बारिश हो जाए। आपने कहा कि वो विंड से डिफाइन होता है, लेकिन भारत में वो बारिश से डिफाइन होता है। तो दो कंडीशंस आती हैं कि ज़्यादा बारिश हुई तो फिर बाढ़ का खतरा, और अगर कम बारिश हुई तो सूखे का खतरा। सर, मैं पॉलिसी के लेवल पर जानना चाहूँगा कि हम किस तरह तैयारी कर सकते हैं कि ज़्यादा अगर आए तब भी तबाही ना हो, कम आए तब भी हम बच जाएं। बहुत बड़ी पॉलिसी डिसीजंस हैं। एक्सेस पानी का अगर हम रोटेट कर पाएँ, कहीं उस जगह पे भेज पाएँ जहाँ पर कि पानी कम है। मतलब एक भगोना है जो भर गया, हम इससे में एक पाइप लगा करके दूसरे भगोने को भर सकते हैं, लेकिन ये जो पाइप लगाने का प्रैक्टिकल काम है वो देश में बहुत बड़ा काम है। इसलिए अभी तक कोई सरकार इस पर बहुत ज़्यादा डिसीजन तो नहीं ले पाई, लेकिन विचारों में ये हमेशा से रहा है कि अगर हम एक पानी को दूसरी जगह पे पहुंचा सके तो बाढ़ की स्थिति जो है वो दूसरी जगह पे पानी के पूर्ति का काम कर सकते हैं। नहरें बना सकते हैं। नहर तो ठीक है, उसका एक रूट है। वैसे तो नहर बनती ही है मुख्य नदी से निकल करके जो साइड के खेत खलिहान है उसको ले जाने के लिए, लेकिन जो एक्सेस पानी हो जाता है उसको रूट करने का काम किया जा सकता है। और आजकल एक दूसरी भी चीज़ दिखाई दे रही है, वो दिख रही है कि अर्बन फ्लडिंग हो रही है। अर्बन फ्लडिंग का मतलब है कि अगर एक कम समय में ज़्यादा पानी किसी जगह भर जाए, किसी जगह बरस जाए, तो वो जगह भर जाएगी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम उस तरीके से डिजाइंड नहीं है या चोक्ड है। तो उस चीज मुंबई में, दिल्ली में, बड़े शहरों में अक्सर होता है। ये बड़े शहरों में अक्सर होता है। चेन्नई का केस लगभग हर साल का है। मुंबई भी पिछले कई सालों से दिखाई दे रहा है। चेन्नई, दिल्ली और गुड़गांव का स्थिति सभी जानते हैं। कभी कभी बनारस में भी हुआ है। हमको भी एक याद है कि लॉन्ग बैक एक बार हुआ था कि 3-4 घंटे में 120 mm पानी बरसा था, तो पूरा का पूरा शहर भर गया था। दिल्ली में सर एक मिंटो ब्रिज है, मिंटो ब्रिज के नीचे वाला पार्ट भर जाता है। इसी से तय होता है कितनी बारिश हुई कि उसमें कोई गाड़ी फंस जाए। एकदम सही। तो ऐसी स्थिति है, अर्बन फ्लडिंग की कंडीशन है, लेकिन वो दो चीज़ों से मुझे लगता है डिफाइन होती है। एक तो कि जो प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग, उसे हमने एवरेज के हिसाब से ही डिज़ाइन किया हुआ है, और वो एवरेज से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जा रहा है, जो कि आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। जो एक्सट्रीम रेनफॉल की कंडीशन कभी कभी दिख रही है, वो जो रिसर्च बताते हैं वो है कि जो क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं उसका शायद एक परिणाम है।
तो अगर सिंपल सी बात है, वही फिर से मैं भगोना उठाता हूँ, एक भगोने में आपको बताता हूँ कि भगोने के अंदर हम धीरे धीरे पानी भरेंगे तो नीचे से छन्नी लगा दें तो छन जाएगा। अगर पूरा का पूरा तेजी से पानी भर देंगे तो वो एक्सेसिव हो जाएगा, स्पिल करेगा। तो ऐसी स्थिति डेवलप हो जा रही है। अभी हम सर मौसम और मानसून की बात कर रहे थे, और ये भी कि उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, और ये बहुत सारे एवरेज के आधार पर, बहुत सारे सालों के एवरेज के आधार पर कुछ टूल्स होते होंगे मौसम का पूर्वानुमान। पहले तो ये बता देते कि पूर्वानुमान मौसम के क्षेत्र में 3-4 तरीके के हैं। एक है लॉन्ग टर्म, एक है मीडियम टर्म, एक है शॉर्ट टर्म, और एक है तुरंत। नाम अलग अलग हैं इंग्लिश में, लॉन्ग टर्म, मीडियम लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज और नाउ कास्टिंग। तो चारों के अलग अलग उपयोगिता है। लॉन्ग टर्म की जो उपयोगिता है, अगर हम 3-4 महीने पहले मानसून के बारे में बता सकें, इसीलिए ग्लोबल 8 पैरामीटर ढूंढे गए जहां से डायरेक्टली हम बता सकते हैं। कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो पिछले साल के दिसंबर में होते हैं, उसका इफेक्ट यहाँ दिखाई देता है। तो जब चूंकि दिसंबर का पैरामीटर है तो वो हमें 2-4 महीने पहले बता सकता है कि मानसून की क्या स्थिति बन सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म जो फोरकास्ट हैं, ये वही 8 पैरामीटर के बेसिस पर भारत सरकार निकालती है, और उससे हमारी पॉलिसी डिसीजंस में बड़ा हेल्प होता है। जो दूसरा वाला है मीडियम रेंज फोरकास्ट 3-4 दिन से लेकर के 7-8 दिन के बाद का फोरकास्ट है। बहुत कठिन काम है। अगर हम गणित और विज्ञान फिजिक्स के हिसाब से देखें तो ये बहुत कठिन काम है। सर जो ऐप पे दिखाते हैं, वेदर ऐप्स पे 30-30 दिनों का, 2-2 महीने का, क्या वो 2 महीने का तो आई डोंट नो, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ 5-6 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का फोरकास्ट तो दिखाते हैं वो, और वो ही मीडियम रेंज है। अब उसकी उपयोगिता क्या है कि पर्टिकुलर जो मुख्य रूप से उसकी उपयोगिता है वो कृषि के फार्मर्स को ये बताने के लिए कि अपने खेत को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर उनको 2-4 दिन पहले हम ये बता सकें कि भाई अब 6-7 दिन के बाद आपको पानी की संभावनाएं बन रही हैं, तो आप अपने खेत को उसके हिसाब से तैयार करिए। ज़्यादा संभावना बन रही है, एक्सेस फॉर रेनफॉल पॉसिबल है, तो आप उस तरीके से तैयारी कर लीजिए। कम रेनफॉल पॉसिबल है तो नहर पानी से इकट्ठा कर लीजिए, उससे सप्लाई कर लीजिए। चीज़ें क्या है कि मीडियम रेंज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन भी। वो कठिनाई जो ये फोरकास्ट सिस्टम है, जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के इक्वेशन के बेसिस पे चलता है, न्यूमेरिकल फोरकास्टिंग में कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं ट्रॉपिकल रीजन में। तो वो फोरकास्टिंग 4-5 दिन के बाद आपका एक प्रश्न था या एक कमेंट था कि बरसात फोरकास्ट दिखता है कि बरसात आने वाली है लेकिन आती नहीं। तो ये जो छोटी छोटी कमियां हैं, इसके ऊपर बहुत गंभीर काम चल रहा है भारत सरकार या पूरे दुनिया में चल रहा है, और उम्मीद है कि जल्दी ही उस पर भी कुछ सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि मीडियम रेंज फोरकास्ट बहुत ही एडवांस स्टेज पर है। उसकी टेक्निक्स चेंज की गई है, कुछ अप्रोच चेंज किए गए हैं। तो आज की तारीख में जो फोरकास्ट है, मुझे लगता है 70-80% का सच मिल रहा है। जैसे सर साइक्लोन की जो भविष्यवाणी होती है, वो किस में आएगा, मीडियम रेंज या शॉर्ट रेंज में? क्योंकि उसमें हम बहुत सटीक हो गए हैं, उसके हिसाब से तैयारी भी करते हैं। साइक्लोन अब चूंकि अब इसमें एक तीसरी चीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है, वो है सैटेलाइट। अच्छा, सैटेलाइट से हम सब कुछ देख लेते हैं ऊपर से कि क्या किस तरफ डेवलप हो रहा है। मॉडल से हम उसे वेरीफाई कर लेते हैं कि ये कैसे चल रहा है। अब हम मॉडल में अगर हम उसको अप्रोच को, रियलिटी को मॉडल में एक कंप्यूटर के अंदर हमने उसको रिजॉल्व कर लिया है, तो अब हमारे इक्वेशंस उसे ये बता सकते हैं कि ये किस तरफ जाएगा, किस गति से जाएगा और कैसा डेवलप करेगा। तो अगर हम इन दोनों की सिंक्रोनाइज कर चुके हैं, तो हम आज से उसकी पूरी की पूरी ट्रैकिंग को बता सकते हैं विथ अ कंपैरेटिवली गुड एक्यूरेसी। तो आज की तारीख में अगर हम कहें कि जो आपने बोला, एकदम सही बोला कि साइक्लोन का जो फोरकास्ट है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है कि किस तरफ जाएगा, कितनी स्ट्रेंथ होगी, और उसमें किस जगह पे वो फॉल करेगा, लैंडफॉल कहाँ पे करेगा। तो वो तो सही है, वो तो एकदम सही हो, लगभग सही हो चुका है शुड से।
क्योंकि लास्ट मिनट में उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसकी दिशा को बदल देता है। यानी कि अगर हम ये सोचते हैं कि उड़ीसा कोस्ट पे गिरेगा, लेकिन वो एकदम कोस्ट से आकर के और टर्न हो जाता है, फिर बांग्लादेश में जाकर के वो टर्न हो जाता है। ऐसी इस कंडीशन डेवलप होती है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस में, ज़्यादातर स्थितियों में एक्यूरेसी इसकी अच्छी है। इस तरह की लिमिटेशंस होती हैं कि हर पल के साथ वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। एकदम सही है। सर आपका मतलब कम से कम तो 25-30 साल का अनुभव होगा, उससे ज़्यादा ही। तो आपने जब शुरू किया होगा तब कौन से टूल्स इस्तेमाल होते थे? जैसे मैं देखता हूँ कि वो बैलून उड़ाते हैं मौसम का पता लगाने के लिए। चलिए हम लोग इस पर फिर से बात कर लेते हैं एक बार। इस समय क्या स्थिति, क्या इक्वेशन के रिजल्ट्स हैं, और आज से अगर हम t+t टाइम पर उसको देखना चाहें तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कुछ अप्रोचेज हैं जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली आज से 2 सेकंड बाद क्या होगा या 2 दिन बाद क्या होगा। मतलब इसको t+t बोलते हैं, आज का समय और इसके बाद का समय, फ्यूचर। लेकिन उसके बेसिस पे कुछ न कुछ ऑब्जर्वेशंस चाहिए। वो आज की जो ऑब्जर्वेशन है इसे बताने के लिए, वो ऑब्जर्वेशन हमारी एक्यूरेसी लेवल जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हम बहुत एक्यूरेट नहीं हो सकते। ऐसे में क्या है कि पूरे के पूरे दुनिया में मौसम विज्ञान के स्टेशंस लगे हैं। सरफेस पर, जमीन पर जो सारी ऑब्जर्वेशन है, हवा की गति, हवा की दिशा, हवा मॉइस्चर कंडीशंस, टेम्परेचर, हायर मैक्सिमम मिनिमम, कई चीज़ें, प्रेशर, सरफेस प्रेशर, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। और उस चीज़ों की एक्यूरेसी के साथ हवा में क्या डिफरेंसेस हैं, आई मीन जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे मालूम चलेगा? ये तो सरफेस का है, इसके लिए वो बैलून से भेजते हैं। सेम चीज़ें वो बैलून से थ्रू हर हाइट पर ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो ये एक यूजुअली 2 समय पे भेजा जाता है, जहाँ पे भी भेजा जाता है। ये बनारस में तो नहीं भेजा जाता इसको, लखनऊ नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ पे बैलून सॉन्डे होता है। तो वो अब हम सिर्फ अपने डाटा को तैयार कर रहे होते हैं कि हम उसमें मॉडल में किस तरीके से दें। तो जितनी एक्यूरेट डाटा हम उसको इनिशिएट करा सकते हैं, सो कॉल्ड टी पर हम बता सकते हैं, t+t पर हम उससे उसी हिसाब से आगे का फोरकास्ट बता सकते हैं। तो एक्यूरेसी ऑफ डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसी के लिए जो ऑब्जर्वेशन लेवल हैं ये हमारे बढ़े हैं। पहले थोड़े कम थे, ऑफ कोर्स स्टेशंस कम थे, इसलिए थोड़ी एक्यूरेसी कम थी। आज की तारीख में 2 चीज़ें बड़ी एडवांस हुई हैं। एक तो लेवल ऑफ डाटा, आई मीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डाटा, और दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ जो हम लोगों ने पिछले 25, 30, 40 साल में डेवलप की है, हम लोगों ने क्या पूरी दुनिया ने की है, वो है कंप्यूटर सिस्टम्स। जो कंप्यूटर सिस्टम्स जिस पर शुरुआत हुई थी, या भारत में जो नेशनल मीडियम रेंज फोरकास्ट का जो सेंटर है दिल्ली में, नोएडा में, उस जगह पर जो क्रे मशीन लगी थी, आज की तारीख में वो क्रे मशीन अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में हो तो हम एक सर्वर में अपने टेबल पर पा सकते हैं। तो आज की तारीख में इतना ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कंप्यूटेशंस, वो 6 किलोमीटर के रेंज में फोरकास्ट देने की बात कर रहे हैं। यानी कि अब हमारे पास पूरे देश में हर 6 किलोमीटर पर ये संभावना है कि हम बता सकें कि आपके यहाँ पानी बरस रहा है और 6 किलोमीटर बाद पानी नहीं बरसेगा। तो इतनी एक्यूरेसी लेवल तक आ चुके हैं, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमारी डाटा की एक्यूरेसी चेंज हुई है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, प्लस कंप्यूटेशनल एबिलिटी चेंज हुई है, और टेक्निक्स जो जिस तरीके से हम अप्रोच करते हैं डाटा को, वो तीनों चीज़ें चेंज हुई। यानी कि मैंने मॉडल को इम्प्रूव किया है, कंप्यूटेशनल फैसिलिटी इम्प्रूव किया और डाटा भी इम्प्रूव किया है। तब हम आज की तारीख में जो 70-80% में बोल रहा हूँ कि एक्यूरेसी है, वो आज की तारीख में इसीलिए। सर वो 6 किलोमीटर वाली बात आप बता रहे थे, वो अक्सर ऐसा होता है कि घर से बाहर निकलिए तो धूप है, और कुछ दूर आगे गए तो वहाँ सड़क भीगी हुई है। एक ही शहर में ऐसा होता है। ये मुख्य रूप से इसको पहले कहा जाता था कि भादों की बरसात। हाँ। भादों की बरसात, ये सावन की बरसात होती है, वो मानी जाती है कि हर जगह होती है, मतलब इट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन जब भादों की बरसात का नाम आता है तो छोटे छोटे टुकड़े में होती है, यानी कि सड़क के एक साइड में पानी बरस रहा है और दूसरे साइड में नहीं बरस रहा है।
तो ये बादल किस तरीके से मूव कर रहा है या किस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है, किस तरीके से कंडेंस हो रहा है या प्रेसिपिटेट कर रहा है, तो उससे डिफाइन करता है। मानसून के समय में डिप्रेशन से पानी होता है मुख्य रूप से, वो मानसून मतलब पर्टिकुलरली सावन में सो कॉल्ड। इसीलिए उसको बोला जाता है कि ये चारों तरफ बरसात हो रही है लगभग बराबर तरीके से और रिमझिम बरसात हो रही है। इसकी भी एक एडवांटेज है, अगर हम एक्सेसिव पानी एक जगह पे गिरा दें तो पानी बह जाता है, अगर धीरे धीरे पानी गिराते हैं तो वो जमीन के अंदर सूखता है। वो सूखता है तो हमारी ग्राउंड वाटर की रिचार्ज करने का काम करता है, यानी कि हमारी इंपॉर्टेंस मानसून की इस जगह पे भी है। तो वो धीरे धीरे पीने का पानी हमें मिल रहा है वो भी जी एकदम पीने का पानी मुख्य रूप से ग्राउंड वाटर से मिलता है। और वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम जो हल्की बारिश होती है वो करती है। तेज बारिश में तो पानी रन ऑफ हो जाता है, सड़क जमीन पे गिरा और बह गया, क्योंकि उतना ज्यादा तेजी से सूख नहीं सकता। तो इसी तरह का सर एक वेदर पैटर्न दिखता है पहाड़ों में, कि आपको अचानक दिख रहा है कि बहुत तेज धूप है, फिर बारिश होगी 5 मिनट, फिर से धूप हो जाएगी, और ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। और पहाड़ों में इसी वजह से कहते हैं कि वहाँ एयरपोर्ट बनाना और फ्लाइट लैंड कराना, उसको टेक ऑफ कराना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा कठिन काम। क्यों, मतलब पहाड़ों में इतनी तेजी से क्यों बदलता है? चलिए हम लोग इसके थोड़ा सा इसको बेसिक से समझते हैं। वाटर साइकिल नाम की एक चीज है विज्ञान में, जल चक्र। जल चक्र क्या बताता है कि जो लिक्विड है, जो तरल पानी है, जो हम पानी सो कॉल्ड गिलास में लेकर के पी रहे हैं वो वाला, या नदी के अंदर का जो पानी है, इसे जब हम बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो ये वाष्पित हो जाता है। एक टेम्परेचर से ऊपर होगा तो वाष्पित हो जाएगा। वो वाष्प होने के बाद क्या करेगा, चूंकि गर्म है तो वो ऊपर जाता है। जैसे जैसे हवा में ऊपर जाता है वैसे वैसे वो ठंडा होता जाता है। और जो नियम है वो ये है कि जैसे जैसे ठंडा होगा तो एक पर्टिकुलर कंडीशन मिलने पर वो कंडेंस हो जाएगा, यानी कि अब वो वाष्प नहीं रह गया, अब वो पानी का छोटा सा बूंद बन गया, ड्रॉपलेट बन गया। फिर ऐसे ड्रॉपलेट जब ढेर सारे बन जाते हैं तो वो बादल दिख पड़ता है, वही हमको दिखाई देने लगता है। वही पानी तो हर जगह है, हवा में नमी तो हर जगह है, लेकिन हर जगह बादल नहीं दिखाई देता। बादल तब दिखाई देता है जब वो कंडेंस हो जाता है। तो जब ऐसी कंडेंसेशन होने के बाद अगर हम जो बादल के ड्रॉपलेट्स हैं जो बहुत छोटे साइज में है, इतने छोटे साइज में है कि वो बरस नहीं सकते, हवा में उड़ सकते हैं, उसको अगर ढेर सारे बादल के ड्रॉपलेट को एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा सा बूंद बन जाएगा। वो बूंद का भार इतना ज्यादा होगा कि वो अब नीचे की तरफ बढ़े। कोई फिजिक्स का लॉ है ना, mg, तो वो उसके हिसाब से नीचे गिरना शुरू होगा। जब ये नीचे गिरना शुरू होगा तो रास्ते में ये जो मॉइस्चर है या जो ड्रॉपलेट है वो भी जोड़ता गया, यानी कि एक छोटा सा बूंद जो ऊपर से चला था वो धीरे धीरे आकर के बड़ा बन गया। वो इतना बड़ा बन गया कि अब वो गिर सकता है। तो ऐसी स्थिति बनती है। अब चलते हैं हम लोग पहाड़ पे। पहाड़ पर ये जो काम है, जो हमने मॉइस्ट एयर को, नमी वाले हवा को जब ऊपर भेजा था तो ये साधारण गर्मी के कारण जा रहा था। यही हम तेजी से विथ विंड, मतलब तेज हवा के साथ यही हवा को किसी सरफेस, किसी स्लोप पे ढकेल देते हैं। तो ढकेलेंगे तो क्या है कि ये तेजी से चला जाएगा। जैसे तेजी से जाएगा तो जिस गति से यहाँ पे बादल बन रहे हैं मैदान में, ये उससे तेज बनेगा, उससे तेज कंडेंस होगा, उससे तेज संभावना है कि प्रेसिपिटेट भी कर दे। इसीलिए जब जैसे आप किसी ऊंचाई वाली जगह पे जाते हैं, वही सो कॉल्ड पहाड़ के ऊपर, तो चलते चलते आपको कोहरा भी मिल जाता है। वो एक्चुअली बादल है जो तेजी से बना हुआ है और उसमें नमी है, उसमें बूंदे हैं। इसीलिए वो बरसात जो ये बरसात ये पहाड़ों के ऊपर होती है उसमें वो तेज हो सकती है। मतलब एक इस फेजेस में एक ही दिन में कई बार हो सकती है। मतलब वहाँ घटनाएं तेजी से घटित होती हैं। हाँ, और ये क्यों होती है कि वो जो हवा है, ये हवा गर्म हवा और ठंडी हवा के मिश्रण से होता है।
बल्कि उल्टा करते हैं, टेम्परेचर की जगह पर हम इसको प्रेशर की तरह से देखते हैं। प्रेशर जहाँ पर हाई है उस जगह से लो की तरफ हवा बहती है। नीचे की सरफेस गर्म है, ऊपर की सरफेस ठंडी है। तो ये हवा की गति को डिफाइन करता है। तो हवा तेजी से गई। ये मानसून में भी होता है। मानसून में भी होता है। इसे बहुत ही वृहद तरीके से अगर कहें तो ये लैंड एंड सी ब्रीज की तरह से काम करता है। और वो अगर हम मानसून को हटा दें तो कोस्ट लाइन में जहाँ बड़ा वाटर बॉडी है उसके किनारे पर ये एक्टिविटी हमेशा होती है, हर दिन होती है। सुबेरे के समय में होती है, फिर शाम के समय में होती है। सुबेरे के समय एक तरफ से हवा जाती है, शाम के समय दूसरी तरफ से हवा जाती है। इंटरेस्टिंग। अब आपको समझ आ गया होगा कि पहाड़ों पर मौसम इतनी तेजी से क्यों बदलता है। अभी सर हम बात कर रहे थे दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो जा रही है, और जहाँ पे आपको बहुत गर्मी दिखती थी वहाँ पर बर्फबारी हो जा रही है। या फिर यूरोप के देशों में आपको हीट वेव्स की समस्या आ रही है। एक नया शब्द है, पिछले 30-40 साल से एक्टिव है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है कि जो वो 30 साल का एवरेज था क्लाइमेट डिफाइन करने के लिए, ये एवरेज डिफाइन चेंज हो रहा है। टेम्परेचर, हमारे पोल्यूशन, जो एक्सेसिव पोल्यूशन है, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, चाहे हमसे हो, चाहे हमारी गाड़ियों से हो, या किसी भी कारण से हो, जितना बैलेंस में था उससे ज़्यादा हो गया, तो इसलिए टेम्परेचर चेंज किया। टेम्परेचर, जलवायु चेंज किया, टेम्परेचर बढ़ा। इसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम दे रहे हैं लोग। ग्लोबल वार्मिंग हुई। जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो चीज़ें उसके हिसाब से ट्यून होंगी। इसीलिए जो अभी के रिसेंट रिसर्चेस हैं वो बता रहे हैं कि कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें कि ये चेंजेस अब दिखाई देने लगे, जो 20 साल पहले नहीं दिखते थे, फोरकास्ट किए जाते थे कि ऐसा संभव है, आज की तारीख में वो दिखाई देने लगे कि ऐसा हो रहा है। तो ये आने वाले 20 साल में और स्थिति अगर हम स्थितियां को मेंटेन नहीं कर पाए, जो आईपीसीसी की रिकमेंडेशंस हैं कि अब, या कई तरीके से एक निगोशिएशंस होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती है, कुछ बड़ी बड़ी जो ये क्लाइमेट चेंज की मीटिंग्स हैं जिसमें ढेर सारे देश जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें एक एग्रीमेंट बनता है या बनाया जाता है कि भाई हम लोग अगले इतने साल में इस पैरामीटर्स को और रिड्यूस करेंगे। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे। अगर हम रिड्यूस करेंगे तो भी इसका इम्पैक्ट हमें 70, 80, 90 साल तक दिखाई देगा। लेकिन आज की तारीख में जो अगर हम रिड्यूस कर लिए तो 90 साल के बाद फिर हम रिटर्न कर सकते हैं। स्थितियां इस तरीके से हो चुकी हैं अब कि 2100 में लगभग 1.5 से 4.5 डिग्री, जो मॉडल बताते हैं, 1.5 से 4.5 डिग्री के लगभग का टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद है। और उस बढ़ने के कारण जब हम छोटा सा बढ़ा है तो इतना एक्सट्रीम देख रहे हैं, उस समय क्या होगा इसकी अंदाज नहीं। फिर भी जो दिख रहा है उसके हिसाब से चेंजेस बनेंगे, चेंजेस होंगे और हमें झेलने पड़ेंगे। जैसे सरकारों के लेवल पर नेट जीरो और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ग्रीन एनर्जी का हम इस्तेमाल करें, इस पर काम किया जा रहा है। जो आम लोग हैं, हमारे जैसे लोग, स्टूडेंट हैं, कोई खेतों में काम कर रहा है या फिर कोई नौकरी कर रहा है, उसकी सर क्या भूमिका हो सकती है? क्या छोटा, मतलब अपने लेवल पे वो क्या करे कि वो इस बड़े प्रोसेस में अपना योगदान दे सके? इस क्लाइमेट चेंज के डेफिनेशन या डिस्कशन के बीच में एक और चीज़ बताते हैं, वो है अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट। यानी कि जो ऐसी डेवलप्ड सिटीज़ हैं जो पहले कम छोटी थी, उसके आसपास ग्रीनरी थी, पहाड़ थे, जंगल थे, बगीचे थे, खेत थे, व्हाटएवर, आज की तारीख में वो अर्बन हीट आइलैंड ड्यू टू एक्सेसिव डेवलपमेंट हो तो गया। अब वो अर्बन हीट आइलैंड डेवलप, अर्बन हीट आइलैंड मतलब एक ऐसा छोटा सा रीजन
20-25-50 किलोमीटर स्क्वायर का, जहाँ पर कि बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो ऐसे में उस जगह की जो हवा है उसके ऊपर की वो गर्म है। अगर हम इसे इस अर्बन हीट आइलैंड के को मेंटेन कर सकें कि ग्रीन बेल्ट हम और डेवलप कर सकें, तो हम इस अर्बन हीट आइलैंड के जो डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं उसे कम कर सकते हैं। यानी कि अगर हम अब कोशिश करें कि सरकार बहुत कोशिश कर रही है, हर साल पेड़ लगाने की कोशिश करती है, कितना चलता है कितना वो होता है इसका डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट में है, इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट में भी होना चाहिए कि हम कम से कम हर साल में एक पेड़ लगा चुके हैं, लगाएं, और वो बड़े वाले पेड़, वो छोटे नहीं, बुशेस नहीं, जो ग्रो नहीं, जो ग्रो हो सकते, जो जमीन में लगे। अगर हम अब इस तरीके से कर सकें तो मुझे लगता है कि ये जनता की अपने आप में बहुत बड़ा योगदान होगा मौसम को संभालने का। कई एनजीओ से ऐसा काम कर रहे हैं वैसे, जो कि ये पेड़ लगा भी रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। अभी पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो पद्म अवार्ड है भारत में, उसमें 1-2 ऐसे किसी न किसी को प्रोत्साहित किया ही जा रहा है पद्मश्री दे करके, जिन्होंने पेड़ों के ऊपर अच्छा खासा काम किया है। उन्होंने पेड़ों को लगाया है, बढ़ाया है और जंगल बना दिया है। छोटा ही जमीन, एक इंडिविजुअल 5 एकड़ में कर रहा है तो कुछ तो हो रहा है। सरकार भी इस तरीके से कोशिश कर रही है और कुछ नई टेक्निक्स डेवलप हुई है पहाड़ बनने वो जंगल बनाने की। मीरायाकी करके कोई एक टेक्निक है जापानीज, जहाँ पर कि एक्सेसिव वेजिटेशन करते हैं तो तेजी से पेड़ बढ़ते हैं। तो कोशिश लोगों की चल रही है, हम लोगों को उसमें ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर जितनी भी कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन का काम हम कर सकते हैं या हमारे द्वारा होने वाली चीज़ को हम रोक सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ रोजमर्रा की जो जिज्ञासाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उसमें एक है क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम बारिश। क्या ये संभव है या फिर ये मिथक है? क्या बड़े लेवल पर बादल में केमिकल डालकर बारिश करवाई जा सकती है? जी, एकदम करवाई जा सकती है। जो नेचुरल प्रोसेस है वो है कि ड्रॉपलेट मिल करके एक बड़ा बूंद बनते हैं और वो पानी बरसता है। इसे हम तेज कर सकते हैं अगर इसमें कुछ विशेष केमिकल्स डालते हैं, जो कि बूंद बनने के जो बीज हैं, जिसको हम लोग कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो उस तरीके से एक्ट करते हैं। यानी कि बहुत तेजी से वो अपने सरफेस के ऊपर वो मॉइस्चर को जमा कर देते हैं। तो इससे तेज गति से बूंद बन सकती है और वो पानी बरस सकता है। ये सच है, वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से संभव है। बस इसमें एक ही गड़बड़ है कि हमने पानी बरसाने की कोशिश तो की बनारस के ऊपर, और तब तक हवा आ गई और इलाहाबाद चला गया। कहीं भी बरस सकती है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अभी हमारे पास कंट्रोल नहीं। और सर, वेदर ऐप्स को लेकर मुझे तो अक्सर गलत ही सोचना मिली, लेकिन आपने कहा कि ये जरूरी नहीं कि आपने जहां एक्सपेक्ट किया हो कि आपके घर के पास बारिश हो, वो कहीं और भी हो सकती है आसपास में। तो उसको लेकर जो लोगों के मन में है शंकाएं, वो उसका आप समाधान करिए। अभी मैंने कुछ देर पहले एक बात बोली, भारत फोरकास्ट सिस्टम जो भारत ने डेवलप किया है वो 6 किलोमीटर की ग्रिड पर फोरकास्ट करता है। यानी कि हर 6 किलोमीटर पर तो मैं फिर भी बोलूं कि 70% एक्यूरेसी के साथ हम फोरकास्ट कर पा सकते हैं, लेकिन ये 6 किलोमीटर का जो एक चौकोर सा एक ग्रिड बना, इसके बीच में क्या होगा ये फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, ये इंटरप्रेट किया जाता है। इन चारों में कुछ हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा होगा। इसीलिए जब भी फोरकास्ट का है वो एक्यूरेसी टू द रीजन है, पूरे रीजन में कुछ एक्यूरेट हो रहा है, लेकिन हमारे विशेष प्रयोजन पे वो कितना एक्टिव है ये डिफाइंड नहीं है। बादल भी हो सकता है बन रहे हो तो आपके ठीक 2 किलोमीटर आगे बन रहे हो, वहां पे पानी बरस रहा हो, आपके ऊपर नहीं बरस रहा है। मतलब फोरकास्ट का रेंज जितना कम होगा, जैसे अभी 6 किलोमीटर पे बात हो रही है, एकदम सही है। हो सकता है कि आपके घर के पास तब एक अनुमान हम ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, हमारे भारत में।
अगर इसी चीज़ को हम मिड लैटिट्यूड में यूरोप या अमेरिका के लैटिट्यूड पे बात करें तो वहाँ की जो फिजिक्स है या मोशंस हैं हवा के, वो इससे ज़्यादा एक्यूरेट है। ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि यहाँ की हवा ऐसे ऐसे समझ ली चल रही है और वहाँ की हवा ऐसे चल रही है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर हम उसको फोरकास्ट करना चाहें तो हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अमेरिका और यूरोप के लैटिट्यूड्स पर जो फोरकास्ट होते हैं वो आवरली बेसिस पर या मिनट बेसिस पर वो एक्यूरेट होते हैं। हमारे यहाँ ये थोड़ी सी कठिनाई अभी बची हुई है और आगे ये हो जाएगा, इसमें जी काम चल ही रहा है। पूरी तरह से काम चल रहा है। हम 6 किलोमीटर पे आ चुके हैं। मैं बहुत सुनता हूँ कि जानवरों को इंसानों से पहले मौसम की आहट मिल जाती है, ऐसा सच में होता है क्या? अगर हम इसको मौसम विज्ञान के आधुनिक और मौसम विज्ञान के हिसाब से देखें तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन अगर जो प्राच्य भारतीय मौसम विज्ञान संस्था है, जो उस तरीके की सोच है, उसमें इस तरीके की कई चीज़ें लिखी हैं कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कोई एक जानवर कर रहा है तो वो हमें यह बताता है कि अगले 5, 6, 7 घंटे में क्या हो सकता है। नाउ कास्टिंग के कंडीशन बता सकता है। ये नहीं बता सकता वो भी कि दिसंबर मार्च के महीने में ये नहीं बता सकता कि मानसून में कितनी हवा बहेगी, कितनी पानी बरसेगी। उसके लिए दूसरे मेथड्स अवेलेबल हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्था में। जो सोच है इन लोगों की, जो पुराने ऋषि मुनि हैं, पराशर या गर्ग या वराहमिहिर, इन लोगों के, उन लोगों ने जो चीज़ें लिखी हैं उसके बेसिस पर या उसको हिंदी या लोक भाषा में करने का घाघ और भट्टरी ने जो काम किया है, उन लोगों के इंटरप्रिटेशंस में जानवर भी हैं और विशेष परिस्थितियां हैं जो कि आज की तारीख में देख करके हम 2 महीने के बारे में बाद में कुछ फोरकास्ट कर पाए। तो वो हैं और उस पर ये ज्योतिष वाले लोग उस पर बहुत रिसर्च किए हुए हैं, कर भी रहे हैं और एक्यूरेसी लेवल भी अच्छी है। अब हम इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सर से जानना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा वेदर साइंस में करियर बनाना चाहता है या फिर कोई आम व्यक्ति इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत करे? कोई बुक, कोई डॉक्यूमेंट्री, फिल्म जो उसको इंटरेस्टिंग भी लगे और वो उसमें मज़े से जाए। फंडामेंटल किताबें अवेलेबल हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। एक DS उपाध्याय की मौसम विज्ञान है हिंदी में। अगर कोई कैरियर डिफाइन करना चाहता है तो भारत में मौसम विज्ञान परास्नातक इसका वो है, सब्जेक्ट है। यानी कि अगर हम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हम लोग एडमिशन लेते हैं तो ग्रेजुएशन जिसमें कि फिजिक्स और मैथ दोनों जरूरी है। ओके। यूजुअली एक सब्जेक्ट के एक्यूरेसी पर एक सब्जेक्ट के बेसिस पर आप एडमिशन ले लेते हैं। फिजिक्स में आपको फिजिक्स जरूरी होता है, लेकिन जियो फिजिक्स के लिए फिजिक्स और मैथ ये दोनों जरूरी मानते हुए हम लोग उसको लेते हैं। मैथ की अच्छी खासी जानकारी करें और तरीके वही हैं जो पूरी देश में हैं। हम हर जो ये आंध्रा यूनिवर्सिटी, रुड़की, अब खड़गपुर IIT, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, केरला में क्यूसेट है, कोचीन यूनिवर्सिटी, कई जगह पे मौसम विज्ञान की पढ़ाई होती है और ये पूना यूनिवर्सिटी, लेकिन सब जगह पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है। यानी कि आप फिजिक्स और मैथ का ग्रेजुएशन करें, अच्छे जानकारी के साथ करें और फिर कंपटीशन दे करके आए। अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ना चाहिए। उसके बाद तो आसमान खुला हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें तो बहुत बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। और अगर आपको आज की एक्स्ट्रा क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल द स्कूल ऑफ कॉमन्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की एक्स्ट्रा क्लास ख़त्म होती है। फिर नई क्लास के साथ, नए अध्यापक के साथ हम फिर से मिलेंगे। शुक्रिया।